ये जो मेरा वीडियो होगा ये हिस्ट्री का होगा और मैं इस वीडियो में जो भारत का जो पूरा जब इतिहास है उसका क्या टाइमलाइन है, उसका क्या समय रेखा है, कौन कौन सी चीज़ें कब कब हुआ, मैं वो पूरा एंशियंट हिस्ट्री से लेके अभी करंट तक प्रेजेंट डे का इतिहास तक मैं आपको लाऊंगा। और मैं एक टाइमलाइन के थ्रू बताऊंगा कैसे कैसे इंडिया का इतिहास का डेवलपमेंट हुआ है, चाहे एंशियंट की बात हो, मेडिवल की बात हो या मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो, ठीक ना। और मैं बताऊंगा कैसे इस टाइमलाइन को पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहली बात देखिए, इतिहास के टाइमलाइन को पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि हम जो है किसी भी चीज़ का अपना एक इतिहास होता है, हर एक चीज़ का। उसी तरह इंडिया का भी अपना एक क्या है, इतिहास है। तो हम पढ़ने की दृष्टि से जो है ना इतिहास को, इंडिया के इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं और एक मोटा मोटी एक टाइमलाइन है। आप देखिए, सबसे पहला हम बोलते हैं एंशियंट। क्या बोलते हैं? एंशियंट या प्राचीन इतिहास। ये लगभग 2500 BC से लेकर 750 AD तक ही चला है। देखिए, अब एक BC वर्ड समझ लीजिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए BC क्या है? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। देखिए अभी हम लोग 2022 में हैं, ठीक। अब बताइए, इसके पहले 2021 था। इसका मतलब ये हुआ कभी ना कभी तो 1000 साल भी आया होगा, 1000 ईस्वी आया होगा, कभी ना कभी 500 ईस्वी भी आया होगा, और कभी ना कभी तो 100 ईस्वी भी आया होगा, और कभी ना कभी 1 ईस्वी आया होगा ना, 1 ईस्वी। इसका मतलब क्या है? 1 ईस्वी जब था तो ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। और 1 ईस्वी के पीछे भी दुनिया चल रही थी, घटनाएं घट रही थी, चीज़ें हो रही थी। तो इसके पहले को हम घटना को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि अशोक जो है 269 BC में अगर राजा बना, इसका मतलब क्या है कि 1 ईस्वी से 269 साल पहले वो क्या बना, यहाँ का राजा बना। या मान लीजिए हम बोलता हूँ कि कोई घटना 500 BC में हुआ। कब हुआ? 500 BC में हुआ। इसका मतलब क्या? जब 1 ईस्वी था उसके 500 साल पहले की बात है। मतलब क्या? अभी से कितना साल हो गया? देखिए 500, सॉरी अभी 2022 है, 2022 से आप कहाँ आइएगा? 1 ईस्वी तक आइएगा, मतलब कि 2022 तो आपको यही लग जाएगा। फिर 1 ईस्वी से फिर आप 500 साल जाइएगा ना, इसमें 500 फिर जोड़िए, मतलब कि 2522 साल पहले की बात जो है ना हम कर रहे हैं। तो ऐसे आप जो है BC को समझिए, ठीक ना। तो इंडिया के इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास को लगभग हम 2500 BC से लेकर 750 AD तक आएंगे। मध्यकालीन को लगभग हम 750 AD से लेकर 1757 AD तक बांटेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास को लगभग 1757 से लेकर 1947 तक बांटेंगे। उसके बाद हम आज़ादी के बाद का भी आपको जो है मैं इसमें टाइमलाइन में क्या करूँगा, दिखाऊँगा। आइए अब डिटेल से हम जो टाइमलाइन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत की काल रेखा या उसका समय निर्धारण या टाइमलाइन देखेंगे। देखिए, प्राचीन भारत को सबसे पहले तो हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम है प्रागैतिहासिक, मतलब एक ऐसा समय जहां लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य है। इसी प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक ना। और ये पाषाण काल मतलब पत्थरों का यूज यहाँ हो रहा है। और ये लगभग 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था ये पाषाण काल। फिर पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पुरा पाषाण देखिए ये 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक चला। मध्य पाषाण 10,000 से लेकर 8,000 BC तक चला। और नव पाषाण आते आते 8,000 ईसा पूर्व या BC आ गया था। फिर देखिए, हम पूरा पाषाण को भी फर्दर 3 पार्ट में, निम्न, मध्य और उच्च में क्या करते हैं, बांट कर पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का विशेषता क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य अपने पास है। अगला आता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग सिंधव संध्या बोलते हैं। यहाँ क्या दिक्कत है? लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है बट उसको अब तक हम पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक ना। तो हड़प्पा काल को भी देखिए, आरंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा हम बांट के पढ़ सकते हैं। देखिए लगभग ये हड़प्पा जब था तो लगभग 750 ईस्वी तक हड़प्पा क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक ना। और इसके बाद हमारे देश में ऐतिहासिक इतिहास की क्या होती, शुरुआत होती, जहाँ पे लिखित साक्ष्य अवेलेबल है। खास करके महाजनपद के बाद का जो है या वैदिक काल जो है, उसके बाद जो है हमको लिखित साक्ष्य जो है ना, वेद मिलना क्या होता है, शुरू होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भाग में, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब हम लोग ऐतिहासिक की ओर आते हैं। तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि 750 जब BC था
सॉरी 1750 जब BC था, उस समय हड़प्पा पूरी तरह क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इसके बाद ही जो है ना वैदिक काल क्या हुआ, शुरू हुआ। और वैदिक काल कब से कब तक चला, 1500 BC से लेकर 600 BC तक। ये वैदिक काल का ध्यान याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो हम 3 भाग में बांटे, ये हमने बांटा है लिपि के आधार पे, लिपि के आधार पे। उसके बाद इतिहास को हम उपकरण के आधार पे बांटते हैं, जैसे पाषाण युग है, ताम्रपाषाण युग है, कांसा युग है और लोहा युग है। आपको पता है कि लोहे का इस्तेमाल जो है ना 600 BC के बाद ही इंडिया में शुरू होता है। तो ये चीज़ है, ये उपकरण के आधार पे, ठीक है। चलिए इसको भी देख सकते हैं एक बार। अब आइए, जब वैदिक काल कब खत्म हुआ, आप टाइमलाइन याद रखिएगा। वैदिक काल जब आया तो 600 BC इंडिया में क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब आइए, इंडिया में क्या होगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कौन करेंगे, महात्मा बुद्ध और महावीर करेंगे। उसके बाद ही क्या होगा, मगध साम्राज्य का क्या होगा, उदय होगा। तो देखिए, महावीर का जन्म कब होता है, 540 BC में। इनकी मृत्यु कब होती है, 468 में। ये कितने साल जिंदा रहे, 72 साल जिंदा रहे। क्वेश्चन BPSC यहाँ से पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, BPSC का UPSC किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आप सिर्फ इसको ध्यान से देखिए। महात्मा बुद्ध देखिए कब जन्म ले रहे हैं, ये जन्म ले रहे हैं 563 BC में। मृत्यु कब हो रहा है, 483 में। फिर मैं बोल रहा हूँ BC मतलब क्या, 1 ईस्वी के उतना साल पहले का वो चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महात्मा बुद्ध 80 साल क्या रहे थे, जिंदा रहे थे। और यहाँ देखिए, महात्मा बुद्ध पहले जन्म ले लिए हैं और महावीर क्या लिए हैं, बाद में लिए हैं। और इसलिए महात्मा बुद्ध क्या थे, बड़े थे, यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। और देखिए, मगध साम्राज्य कब से कब तक रहा, 544 से लेकर 184 BC तक। ये डेट याद रखिएगा, मतलब मोटा मोटी, आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना, एक मोटा मोटी याद रखिएगा, ठीक है ना। और हर्यक वंश पहला साम्राज्य देखिए कब से कब तक रहा, ये 142 साल तक हर्यक वंश शासन किया। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, बिंबिसार था। ये 52 साल तक शासन किया। BPSC पूछा था एक बार कि बिंबिसार कब से कब तक शासन किया। देखिए, आप इसको मोटा मोटी टाइम जब तक आपको याद नहीं होगा, तब तक आप ऐसे प्रश्न को जवाब नहीं दे पाएगा। और टाइमलाइन का यूज ये भी है कि आपको इतिहास में इंटरेस्ट जगा देगा। अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ क्रम वाइज अगर सिस्टमेटिक वे में अगर हो जाए ना, साइंटिफिक तरीके से अगर जब हो जाए, तो आपको इतिहास को पढ़ने और उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं ऐसे ही करता था, और मेरा 5-6 साल का ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए मैं आप लोग के साथ ये अपना नोट्स ही शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ पढ़ने के तरीके को चेंज कीजिए। पढ़ने का तरीका तो बहुत है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट ये है जो कि मैं, और ये मेरा एकदम अप्लाइड है, क्योंकि मैं लगातार PT पास किया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, इसलिए मैं ऐसे ही नोट्स बनाता था, ऐसे ही मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, चाहे मेंस हो या कुछ भी चीज़ हो। तो आइए, पहला बिंबिसार हो गया, दूसरा अजातशत्रु आ गया। ये देखिए, ये कब से कब लगभग 30 साल तक रहा। उदयन आ गया, और अंतिम कौन था, नागदशक था। और देखिए, जब नागदशक हर्यक वंश का अंतिम था, तब तक देखिए समय काल कितना आ गया, देखिए तब तक 412 BC आ गया। उसके बाद कौन आएगा, शिशुनाग आएगा, शिशुनाग वंश आएगा। ये देखिए कब से कब तक था, 412 से लेकर 364 तक, लगभग ये 48 साल रहा। फिर उसके बाद देखिए कौन आ जाएगा, नंद वंश आएगा। ये देखिए, नंद वंश कब से कब तक, 364 BC से लेकर 321 BC तक। और 321 BC जब आएगा, तब उसका मौर्य वंश आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद था, संस्थापक था। और इसका एक जो राजा था घनानंद, इसी समय सिकंदर का क्या होता है, आक्रमण। अब देखिए, ये भी एक टाइम आप याद रखिए, सिकंदर का आक्रमण इंडिया में 326 BC में होता है। और इसी घनानंद के दरबार में कौन गया था, चाणक्य गया था, जिसको बेइज्जत करके घनानंद ने क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। ये ध्यान रखिए। अब अभी तक हम कहाँ तक आ चुके हैं, अभी तक हम लोग आज 321 BC तक आ चुके, और नंद वंश जो है अब खत्म होने वाला है। अब आइए मौर्य वंश। मौर्य वंश देखिए, BPSC का फेवरेट टॉपिक है मौर्य वंश। कब से कब तक, 321 BC से लेकर 187 BC तक, लगभग 144 ईयर्स रहा, ठीक ना। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य 21 साल रहा, संस्थापक था। कब से कब, देखिए डेट याद रख सकते हैं आप। चाणक्य की सहायता से इसने अपना समाज का स्थापना किया था। इसके दरबार में मेघानस्तीज आया, निगोटर का ये लोग समकालीन था। ये जैन धर्म का था, और ये मुक्तिदाता इसको कहते हैं, ठीक ना। अगला बिंदुसार इसका बेटा। फिर अशोक सबसे महान राजा, देखिए कब बना, 269 BC में अशोक गद्दी पर बैठा, और कब तक रहा, 232 तक रहा, लगभग 37 साल तक शासन किया। कौन, अशोक। फिर पूछेगा, BPSC का पूछ चुका है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल था। फिर दशरथ था। अंतिम कौन था, बृहदत्त था। ये कब मरा, 187 BC में। इसका मतलब क्या है, मगध साम्राज्य में सबसे अधिक कौन शासन किया, मौर्य वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर कौन वंश, नंद वंश। क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सबसे कम, कौन सबसे अधिक, क्रम लगाने देगा। देखिए कैसे टाइमलाइन का यूज आप इतिहास में कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी वे में इतिहास को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला वंश देखिए, मौर्य के बाद कौन आया, शुंग आया। कब से कब तक, 187 से लेकर 75 BC तक। देखिए अब 75 BC तक आ गया, मतलब हम 1 AD के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग पहला संस्थापक था इसका। अंतिम कौन था, देवभूति था। इसी देवभूति अंतिम शासक को न कौन मारा, वासुदेव द्वारा मारा गया, और कर्ण वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। और कर्ण वंश देखिए कब से कब तक,
75 BC से लेकर 330 BC तक। और इसके प्रथम कौन थे? वसुदेव प्रथम शासक थे। अंतिम कौन था? सुशर्मा। ये कौन था? ये सुशर्मा। इस सुशर्मा का नाम आप याद रखिएगा, ठीक ना, आगे काम आएगा, ठीक ना। ये कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा था। अब देखिए, जब ये कर्ण वंश जब खत्म हो रहा था, इसी समय इंडिया में क्या हुआ कि मौर्य के पतन के मौर्य के पतन के बाद ही जो है इंडिया में उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण क्या हो गया? शुरू हो गया। देखिए लिंक जोड़िए, जब मौर्य वंश लगभग कब खत्म हो रहा था? 187 BC में खत्म हो गया था। उसके बाद ही से हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और इसी में पहला विदेशी का नाम था क्या? हिंद यूनानी। ये इसको यमन बोलते हैं। दूसरा शक थे, तीसरा पल्लव, चौथा कौन था? कुषाण था। अब देखिए हिंद यूनानी कब से कब तक? 189 BC से लेके 50 BC तक। ये कहीं और इसी इंडिया के ही इलाके में था, लेकिन किसी और जगह था। देखिए लिखा यहाँ पे, इसका पहला शासक कौन है? डेमेट्रियस था, प्रथम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? साकाल थी। राजधानी पाकिस्तान में भी है, ठीक ना। और इंडिया पर ये पहला हमला यही किया था, डेमेट्रियस, ध्यान रखिएगा। अगला इसी का था मिनांडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शासक है। एक है एंटीअलकिडस, इसी का बेसनगर अभिलेख इसी का है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेसनगर अभिलेख किस विदेशी शासक का है? उसका क्या नाम है? एंटीअलकिडस नाम है। और हर्मियस इसका क्या था? अंतिम शासक था। देखिए कैसे चीज़ें आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए, अब जब हिंद यूनानी जब कमज़ोर हुआ तो मध्य एशिया के शकों ने अपनी स्थिति मजबूत कर दी। देखिए अब हिंद यूनानी के बाद कौन आएगा? शक आएगा। देखिए कैसे मैं क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही आपको हेल्पफुल देगा, ठीक ना। अब देखिए शक है, वैसे शक का कोई निश्चित टाइम नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मान सकते हैं लोग 1 BC से लेके 150 AD तक क्या किया था? शासन किया था। इसका सबसे फेमस राजा कौन था? रुद्रदामन था। देखिए इसका ये इलाका था, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए आगे क्या हुआ, ये जो शक को ही किसने ख़त्म किया था? आपको चंद्रगुप्त ने, मौर्य ने क्या किया था? ख़त्म किया था। तब जाके चंद्रगुप्त द्वितीय, जब ये गुप्त तब तक आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, पल्लव कौन आ गया? पल्लव। अब देखिए पल्लव शक के समय था, और इसका जो प्रथम राजा कौन था? गोंडो फर्निस था। खाली थोड़ा मोटा मोटा याद रखिएगा। और लगभग ये 45 AD तक ये लगभग खत्म हो चुका था, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कुषाण। देखिए ये लगभग 15 ईस्वी से लेकर अब ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब हम 1 ईस्वी पार कर चुके हैं। अब जो है यहाँ पे जो आपका 15 AD से लेके 250 AD तक जो है आपका कुषाण रहेगा। कौन रहेगा? कुषाण आएगा, ठीक ना। अब देखिए कुषाण का कम से कम टाइम लाइन है, इसको थोड़ा मोटा मोटा याद रखिए। 15 AD से लेके 250 ईस्वी तक AD तक आते, तो ये लोग मध्य एशिया के ही थे। और इसका देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है, कुषाण वंश का फर्स्ट शासक कौन था? कुजुल-कद-फिसस। क्या नाम था? कुजुल-कद-फिसस, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला इसका जो फेमस राजा का नाम था क्या? कनिष्क प्रथम। कौन था? कनिष्क प्रथम। ये बहुत ही फेमस राजा था, आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। उसके बाद अंतिम इसका था नाम क्या? वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। और लगभग ये लगभग 230 ईस्वी आते आते या 50 ईस्वी आते आते ये कुषाण वंश भी क्या होते इंडिया से ख़त्म हो गया था। और देखिए ये इसका क्या था? क्षेत्र था। ऐसे देखिए मैपिंग से मैं बता दिया हूँ, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि आप देखिए टाइमलाइन देखिए, मौर्य वंश के बाद विदेशी आक्रमण आया, ठीक है ना। उसमें कुषाण कब तक चला? 250 ईस्वी तक चला। अब देखिए यहाँ क्या मैं लिख रहा हूँ, जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध की सत्ता शुंग और कुषाण के हाथों में आ गई, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी, मतलब अब थोड़ा सा नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश को पार कर रहा हूँ, ठीक है ना। दक्षिण भारत में भी साम्राज्य के अवशेषों पर 2 महाशक्ति का क्या हुआ? उदय हुआ इसी के आसपास में। इसका नाम था सातवाहन और एक का नाम था कलिंग था, ठीक ना। आइए देखिए, तो उसके बाद इसी समय जो है ना, और दक्षिण जब जाइएगा तो वहाँ आपको वाकाटक वंश मिलेगा। क्या मिलेगा? और दक्षिण जब जाएगा तो वहाँ आपको चोल, पांड और क्या मिलेगा? मतलब ये इसी समय टाइम लाइन है, मतलब यही एक या 200 ईस्वी के आसपास ये सब शासन है। ये पैरेलल चल रहा है, लेकिन अलग अलग जगह चल रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब इसी में सबसे पहला है आपका सातवाहन। कौन सा है? सातवाहन। देखिए सातवाहन का कहानी देखिए क्या है। ये सातवाहन जो है ना 60 BC से लेकर 195 AD तक था, मतलब चूँकि इसका समय जगह इलाका कहीं और था, लेकिन देखिए ये लोग शासन यहाँ कर रहा है। इसका पहला शासक कौन था? सुमुख संस्थापक था। इसने मगध कर्ण को याद कीजिए, कर्ण मगध का कर्ण था, सुशर्मा को मारा था। किसने? ये सुमुख ने। और सातवाहन वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। और सातवाहन वंश के राजा अपना नाम मम्मी के नाम से रखते थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ जो आपका जो है ना, और ध्यान रखिएगा अंतिम जो सातवाहन का वंश का राजा था नाम था यज्ञ श्री सातकर्णी। क्या था? यज्ञ। और देखिए सातवाहन खत्म आते, जब ये खत्म होते 195 मतलब 200 AD यहाँ तक आ चुका है, ठीक ना। और ध्यान रखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि तीसरी शताब्दी आते आते सातवाहन कमज़ोर हो गया, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वाकाटक मध्य प्रदेश और पल्लव दक्षिण में क्या होगा? इसका उदय होगा। देखिए सातवाहन का क्या है? ये आपका क्षेत्र है, ठीक ना। हम अभी 195 या मतलब 200 ईस्वी तक हम लोग आ चुके हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा।
देखिए मौर्य वंश के पतन के बाद एक और राजा था खारबेल, इसका चेदी वंश था। क्वेश्चन पूछा है खारबेल किस वंश का राजा था, चेदी वंश का राजा था, और इसका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है गुहा अभिलेख, हाथी गुहा अभिलेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अभी हमको अब क्या बताएं, वाकाटक। अब देखिए जब सातवाहन वंश खत्म हुआ तो उसी के सामंत लोग कौन थे, वाकाटक थे, और इसने वाकाटक वंश की क्या किया, स्थापना किया, और ये भी लगभग मध्य प्रदेश के आसपास था। और इसका प्रथम राजा कौन था, विंध्य शक्ति, क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसका एक राजा का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। इसी का विवाह जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से होता है। मतलब देखिए ये वाकाटक वंश कब से कब तक चल रहा है, 255 से लेकर 555 ईडी तक चल रहा है। ये आप थोड़ा टाइम लाइन याद रखिएगा। चलिए ठीक ना। अब देखिए ये तो हो गया लगभग नॉर्थ इंडिया या मध्य इंडिया की हम बात कर लिए। अब आइए दक्षिण भारत में देखिए क्या चल रहा है इसमें। देखिए दक्षिण भारत में इस समय देखिए लगभग 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक देखिए क्या चल रहा है। यहाँ 3 संगम साहित्य हुआ था। उसी के आधार पर इस समय हमको पता चलता है कि यहाँ चेर, पांड और चोल का क्या था, राजा था। देखिए ये आप एरिया देख सकते हैं, ठीक ना। चेर राज एक केरला में था, उदयी जनरल इसके संस्थापक थे। और देखिए ख़त्म कब हुआ, ये 180 में ख़त्म हो गया। फिर चोल वंश था, करिकाल, ये पहला चोल है। एक चोल बाद में आएगा 900 ईस्वी में, वो अलग मैं पढ़ाऊंगा। अब ये प्राचीन चोल है। एक इसका संस्थापक कौन था, करिकाल, लगभग 190 ईडी में इसको बनाया था। और एक पांड था, इसका स्थापना किसने किया, नेडियोन ने, ये संस्थापक था। कहने मतलब यही है कि यहाँ देखिए लिख दिया हूँ मैं, लगभग 250 ईडी आते आते इन दक्षिण के तीनों राज्यों का क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। इन तीनों वंशों के पतन के बाद अर्थात 6ठी शताब्दी से लेकर अब 12वीं शताब्दी तक चालुक्य आएगा, पल्लव आएगा, राष्ट्रकूट आएगा, चोल ने शासन किया। देख रहे हैं कैसे इतिहास को क्रम को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए गुप्त काल, जिसको हम स्वर्णयुग भी कहते हैं, 275 ईस्वी से लेकर 570 ईस्वी तक। अब देखिए यहाँ क्या मामला है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि उत्तर भारत में जब कुषाण वंश का पतन लगभग 230 या 250 ईस्वी के लमसम हो गया था, और 230 से लेकर गुप्त काल जब स्थापना हुआ 275, लगभग ये 40-50 साल तक यहाँ कोई भी वंश नहीं था इस नॉर्थ इंडिया में। इसलिए इसको अंधकार युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंधकार युग बोलते हैं। और यहाँ ध्यान देने बात यह है आपको, आप लोग के लिए, कि जिस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था, उसी समय दक्कन में सातवाहन के बाद वाकाटक वंश का भी क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। मतलब पैरेलल है ये दोनों, वाकाटक वंश और आपका ये गुप्त काल पैरेलल है, लेकिन ये इलाका अलग अलग है। अब देखिए गुप्त के राजा पहले कौन थे, श्रीगुप्त थे, दूसरे घटोत्कच थे, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, अगला समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और अंतिम कौन था, विष्णुगुप्त। को पूछ चुका है। और 750 आते आते आपका गुप्त काल भी क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। और इसमें कुछ कुछ आप मैन समुद्रगुप्त का डेट याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का डेट याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको रखने से याद क्या होगा कि और दूसरा कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। और मेरा विश्वास रखिए बहुत ही प्रैक्टिकल है ये मेरा, ठीक ना। चलिए आप देखिए जब ये गुप्त काल खत्म हो गया लगभग 570 ईस्वी के आसपास, अब एक आया मौखरी वंश। कौन सा वंश आया, देखिए मौखरी वंश कहाँ था, गुप्त साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए कन्नौज यूपी में मौखरी वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। जो गुप्तों के ही सामंत थे उसके यहाँ काम करते थे। और इसके संस्थापक कौन थे, मुखर थे। कौन थे, मुखर थे। और यहाँ का राजा कुछ कुछ नाम है, ये ईसा बर्मन, सर्व बर्मन, अवंती बर्मन, ग्रह बर्मन, ये सब इसके राजा थे, ठीक ना। और क्या हुआ, अब आएगा हर्षवर्धन, जब आएगा 605 ईस्वी में, इस मौखरी को अपने में क्या कर लेगा, मिला लेगा। अब आइए सीधे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी इसको बोलते हैं। अब देखिए ये गुप्त काल जब खत्म हुआ उसके अवशेष पर देखिए कौन सा वंश आपका है, आपका जो है ये वर्धन वंश जो आपको देखने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखिए यहाँ पे वर्धन वंश आप, ठीक ना। ये लगभग कब से कब, 550 ईस्वी से लेके 645 ईस्वी तक आपका वर्धन वंश देखने को मिल रहा है। अब देखिए वर्धन वंश की राजधानी कहाँ था, थानेश्वर, हरियाणा। क्वेश्चन भी ये भी पूछ चुका है। इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति। अगला कौन थे, प्रभाकर वर्धन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन है, हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन का टाइम लाइन कब से कब तक है, 605 से लेके 646 ईस्वी तक। और इसको पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, हराया था, जो चालुक्य वंश का था। ध्यान रखिए। और देखिए ये एरिया है, आप हर्षवर्धन का देख सकते हैं कहाँ तक एरिया था। हर्षवर्धन के बाद ही, जब इनके मरने के बाद ही, याद कीजिए 712 ईस्वी में अब इंडिया में अरब का क्या होगा, आक्रमण होगा। देखिए कैसे लिंक को जोड़िए और इतिहास को काफ़ी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है
हर्षवर्धन तो खैर आया ही थानेश्वर कन्नौज के आसपास, लेकिन उसके बाद भी मगध, जहाँ बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ एक उत्तर गुप्त शासक आया। ये लगभग 510 से लेकर 650 तक आया। ये बीपीएससी में स्पेशली पूछ सकता है, मैं इसलिए इसको बनाया हूँ, ठीक ना। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें कन्नौज के मोखरी, वही वर्धन वंश, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त शासक और गौर कि बंगाल प्रमुख था, ठीक ना। और वहीं दक्षिण भारत में पल्लव और कौन थे, चालुक्य प्रभाव में था। अब ये जो उत्तर गुप्त शासक था, ये गुप्त के सामंत ही थे, और इसके संस्थापक कौन थे, श्री कृष्ण गुप्त थे, ठीक ना, ध्यान रखें। और अंतिम कौन था इसका, जीवित गुप्त था। अगला देखिए, एक और गौर का उदय, ये बंगाल के इलाके में था, और इसका प्रसिद्ध शासक कौन था, शशांक था। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, शशांक था, जो हर्षवर्धन का क्या था, समकालीन था। शशांक उत्तर गुप्त शासक का सामंत था। 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने इसको अपने में क्या कर लिया, मिला लिया, और 900 AD में ये फिर यहीं पर जो है ना पाल वंश आया। देखिए कैसे लिंक को जोड़िए, देखिए यहाँ गौड़ वंश था, यहाँ मगध था, और यहाँ मैत्रक वंश था, ठीक ना। अब देखिए इसी समय एक बल्लभी के मैत्रक भी यूपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त काल के बाद कौन कौन से वंश का उदय हुआ। देखिए जब तक आपको ये टाइमलाइन याद नहीं होगा, आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। देखिए बल्लभी के कौन है, मैत्रक, ये गुजरात के क्षेत्र में थे, ये भी गुप्त के ही सामंत थे। इनका क्षेत्र क्या था, सौराष्ट्र था, गुजरात का सौराष्ट्र, ठीक ना। इसके संस्थापक कौन थे, भट्टारक थे। कौन थे, भट्टारक थे। ध्रुवसेन द्वितीय, ये समकालीन का हर्ष का क्या था, समकालीन था। हर्षवर्धन की बेटी से क्या किया था, विवाह किया था। और आगे 650 ईस्वी के बाद गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और अरब आक्रमण के कारण ये बल्लभी वंश क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम दक्षिण भारत के राज्य में। देखिए मैं आपको गुप्त काल तक लगभग 550 ईस्वी तक उधर नॉर्थ इंडिया में ला दिया था। आपको गुप्त काल तक लगभग 570 ईस्वी 50 ईस्वी आ गया था। अब यहाँ आइए दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास से भी यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना। आइए दक्षिण भारत का राज हम 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक पढ़ेंगे। देखिए पहले पूर्वकालीन चोल, चार, पांड खत्म हो चुका था, 250 ईस्वी आते थे। अब ये 300 साल के बाद का ये कहानी देखिए क्या हो रहा है। पहला चालुक्य वंश, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। चालुक्य का कब से कब तक, 535 से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसकी 3 शाखा था, बादामी, बेंगी और कल्याणी। देखिए इसका इलाका देख लीजिए सबका, मैपिंग के थ्रू देखिए, यहाँ बेंगी है, यहाँ बादामी, यहाँ क्या है, कल्याणी है। चलिए आइए, बतापी या बादामी ये बीजापुर कर्नाटक में था। ये जयसिंह इसके संस्थापक थे, क्वेश्चन पूछ चुका है। और सबसे फेमस राजा कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। कब से कब तक, 608 से लेके 642 तक। ये किसको हराया था, इसने हर्षवर्धन को हराया था। लेकिन ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट से ये हार गया था, तथा बतापी पल्लव के अधीन आ गया था। देखिए बतापी को किसने कब्जा कर लिया, बाद में पल्लव ने। और अंत में पुलकेशी द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन ने तब बेंगी की स्थापना किया था। मतलब इससे अलग होके बतापी से अलग शाखा क्या बनाए, बेंगी, यही निकल के आया, ठीक ना। अब आइए इसमें जो है कि ये जो कीर्तिवर्मन द्वितीय बतापी शाखा का अंतिम शासक था, और इस समय आते आते बतापी काफ़ी कमज़ोर हो गया। ऐसे में इसके एक सामंत दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की क्या किया था, स्थापना किया था, इसी बतापी के अवशेष पे। आगे देखिए, ये जो बेंगी जो था, ये विष्णुवर्धन, इससे अलग होकर देखिए यहाँ बेंगी चालुक्य, इसको बेंगी चालुक्य कहा गया। ये पूर्वी चालुक्य भी इसको कहते हैं। और देखिए 642 से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा। विष्णुवर्धन प्रथम इसका क्या था, राजा था। राजधानी कहा था, पिष्टपुर बेंगी। और 1000 जब AD आया तो चोल साम्राज्य ने इसको अपने में क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, कल्याणी चालुक्य, ये तीसरा अंतिम शाखा था चालुक्य का। देखिए इसमें क्या हो रहा है कहानी, आपका संस्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। कब, 993 ईस्वी के आसपास। और यह राष्ट्रकूट का ही सामंत था, ठीक ना। राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क को मारकर राज की स्थापना, ठीक ना। और इसी में 1160 में काकतीय और यादव वंश इसे क्या कर दिया, हरा दिया। और ये चालुक्य भी, कल्याण चालुक्य भी क्या हो गया, खत्म। इस प्रकार चालुक्य के तीनों शाखा 600 से लेकर 1200 ईस्वी आते आते खत्म हो गया। और आसपास के शासक से मित्रता भी किया, युद्ध भी किया। ये देखिए आपका सिंपल सी बात है, चालुक्य का क्या हुआ, एक मोटा मोटे आपका इतिहास हो गया। अब देखिए दक्षिण भारत के इतिहास का आएगा पल्लव वंश। देखिए इसका कब से कब समय काल है, 575 से लेकर 897 लगभग 900 ईस्वी तक। देखिए चालुक्य के पैरेलल में लोग चल रहा है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, सातवाहन साम्राज्य जब खत्म हुआ उसके पतन के बाद ही शुरू हो गया था। और आरंभ में पल्लव जो थे सातवाहन के ही सामंत थे, परंतु वाकाटक वंश के
तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। किसने? पल्लव ने। देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक मैपिंग के थ्रू आप लोग को बताने का कोशिश कर। देखिए चोल, पल्लव, वेंगी, राष्ट्रकूट, बतापी, कल्याणी। फिर देखिए यहाँ पांड था, चोल एक कावेरी का इलाका है, पल्लव है, वेंगी है, कृष्णा है, बतापी, कल्याणी, इस इलाका का नाम है, देख सकते हैं, ठीक ना। आइए तो अब आते हैं हम लोग ये जो पल्लव वंश है इसके संस्थापक कौन थे? पहला सिंह विष्णु, क्वेश्चन से पूछ चुका है, कई भी एग्जाम पूछ चुका है। इसके संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। देखिए कब बनाया है? 575 AD, मतलब जब इंडिया में उधर नॉर्थ इंडिया में जब गुप्त काल खत्म हो रहा था तब इधर ये चल रहा था। महेंद्र वर्मन प्रथम था, नरसिंह वर्मन था, महेंद्र वर्मन द्वितीय था, और अपराजित जो है ना ये अंतिम राजा था, और इसी को हराया किसने? चोल वंश ने, आदित्य फर्स्ट ने, और इसको अपने में क्या कर लिया? मिला लिया, और पल्लव वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिए इसी समय एक राष्ट्रकूट भी था। कौन था? राष्ट्रकूट भी था। इसकी राजधानी कहाँ था? मानखेत था। कहाँ था? मानखेत था। इसका उदय देखिए वही याद कीजिए बतापी चालुक्य के अवशेष पर हुआ था। अंत भी कल्याणी चालुक्य के ही द्वारा हुआ, ठीक ना। बतापी जो शाखा था उसके अवशेष पर इसका राष्ट्रकूट का जन्म हुआ, लेकिन ख़त्म किसने किया? अंतिम जो कल्याणी चालुक्य था उसने इसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। वर्तमान के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना था, इसका राष्ट्रकूट का क्या था? विस्तार था। प्रथम शासक कौन था? दंती दुर्ग, क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका एक और महान शासक कौन था? कृष्ण प्रथम, ठीक ना। इसने ही चालुक्य को पूरी तरह समाप्त किया था, और एलोरा मंदिर का क्या किया था? इसने निर्माण किया था। और अंतिम कौन था? कर्क, अंतिम राजा था। इसके सामंत तैलप ने मारा, और चालुक्य कल्याण के क्या किया था? स्थापना किया था। ऐसे आप लिंक करके इसको एक बार दो बार जब वीडियो देखेगा ना तो आपको चीज़ें क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। अब देखिए चोल वंश सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समय काल देखिए लगभग है 871 से लेके 1256 ईस्वी तक वर्तमान के तमिलनाडु क्षेत्र में था। देखिए जब संगम कालीन जब चोल जब खत्म हो गया था लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास, तीसरी से लेकर छठी शताब्दी तक चोल का उतना महत्व नहीं रहा था, परंतु दक्षिण भारत में इस समय राष्ट्रकूट था, चालुक्य था, पल्लव था, पांड्य सत्ता में था। ये आपस में लोग संघर्ष कर रहे थे, और इसी समय चोल संस्थापक कौन था? विजयालय। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय ने पल्लव राजा को मारकर तंजौर में अपनी सत्ता क्या की? स्थापित की। तो पहला संस्थापक विजयालय हो गया, परकेसरी की उपाधि लिया। देखिए समय काल देख सकते हैं, आदित्य प्रथम, उसके बाद इसने पल्लव को ख़त्म किया था। उसको देखिए मेन राजा प्रथम है, राजेंद्र चोल प्रथम है। देखिए यही जो राजराज प्रथम है ये राजराजेश्वर मंदिर बनाया था, ठीक ना। फिर देखिए राजेंद्र चोल क्या किया था? पांड्य, चेर, पाल वंश को हराया था। महिपाल एक था पाल वंश, उसको भी हराया था, और गंगई कोंडचुलम के क्या लिया था? उपाधि लिया था। ये यहाँ तक ये जावा, सुमित्रा, मलयद्वीप तक पहुँच गया था। और अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था, और ये लगभग 1256 आते आते ये जो चोल वंश पूरी तरह क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद पांड, होयसोल, काकतीय ने मिलकर हराया और आपस में साम्राज्य क्या कर लिया? बांट लिया। किसको? चोल वंश को। देख सकते हैं चोल वंश का इलाका देख ले कहाँ तक था ये, और देख कैसे बट गया। काकतीय इधर था, होयसोल इधर था, यादव वंश इधर था, और पांड्य वंश इधर था। आगे देखिए अब पांड्य वंश पढ़ लेते हैं। पांड्य वंश कहाँ था? वर्तमान के तमिलनाडु में है, मदुरा में है। संगम युग के अनुसार पहला पांड्य शासक देखिए पहले रहा था, अभी देखिए दूसरा इतना से इतना तक रहा था, तीसरा देखिए इतना से इतना तक रहा था, और चौथा देखिए इतना से इतना तक रहा था। और पांड्य वंश को हमेशा अपनी पड़ोसी राज्यों से युद्ध होता था, कभी पल्लव से तो कभी चालुक्य से तो कभी चोल से, लेकिन अपना अस्तित्व जो ये बचा कर रखा था लगभग 1600 ईस्वी तक। अब देखिए इसी समय छोटे छोटे राज है यादव वंश, ये भी देखिए लगभग 850 से लेके कब तक 1334 तक रहता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। ये वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश कुछ भाग में शामिल था। ये चालुक्य और राष्ट्रकूट के ही सामंत थे, परंतु जब चालुक्य का पतन हुआ तब महाराष्ट्र देवगिरी में सत्ता में स्थापना किया। संस्थापक कौन था? भिल्लम पंचम, ध्यान रखिएगा सिंपल। रामचंद्र अंतिम इसका राजा था। इसको अलाउद्दीन ने के सेनापति मलिक कफूर ने हराया तथा साम्राज्य को दिल्ली में क्या कर लिया? मिला लिया यादव वंश को। अगला देखिए होयसोल वंश, ये 1000 से लेकर कब तक? लगभग 1400 ईस्वी तक रहा। द्वार समुद्र, ये वर्तमान राजधानी इसका कहाँ था? हलेवीड में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भाग पर इसका कब्जा था, और अलाउद्दीन खिलजी इसको अपने में क्या कर लिया था? मिला लिया था। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट काकतीय वंश, कौन सा वंश? काकतीय। ये देखिए लगभग 1000 से लेकर 1326 तक था, वर्तमान तेलंगाना में था। 1190 ईस्वी में चालुक्य कल्याणी के अवशेष पर 3 राज काकतीय,
होयसोल और देवगिरी का क्या हुआ था, उदय हुआ था। काकतीय का पहला राजा था बीटा प्रथम, संस्थापक था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रुद्रम्मा देवी एक महिला शासिका इसी वंश की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है रुद्रम्मा देवी किस वंश की शासिका थी, काकतीय वंश की शासिका था। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी इसको अपने में क्या कर लिया था, मिला लिया था। अब आइए, इस प्रकार लगभग 1300-1400 तक में दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार होना शुरू होता है। परंतु अब विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1336 से लेकर 1565 तक क्या होगा, चलेगा। नोट देख लीजिए, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के देवगिरी, वारंगल, होयसोल, पांड को भी अपने में क्या कर लिया था, मिला लिया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक ना। अब देखिए, उधर पूरा ख़त्म करने के बाद दक्षिण भारत लगभग हम लोग कहाँ तक आ गए थे, लगभग 1200-1300 ईस्वी तक आ गए थे। लेकिन याद कीजिए, हर्षवर्धन उत्तर भारत में जो है लगभग 650 तक था, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। अब उत्तर भारत का इतिहास आते हैं, हम मध्यकाल में घुस रहे हैं। कहाँ घुस रहे हैं हम लोग, प्राचीन को ख़त्म कर दिए। हालांकि मैं इसमें दक्षिण भारत में कई मध्यकालीन का भी ले लिया, लेकिन अब यहाँ हम आते हैं मेनली उत्तर भारत के मध्यकाल में। देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए ये घटना कब से कब तक मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं पूर्व मध्यकाल जिसको बोलते हैं हम लोग, 700 से लेकर 1206 तक, मतलब कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले तक। देखिए क्या क्या देश में होता है। इस समय कुछ घटनाएं एक साथ चलती है, जैसे अरब आक्रमण भी होता है, कन्नौज पर कब्जा हेतु प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में संघर्ष भी होता है, मोहम्मद गजनी का आक्रमण भी होता है, गौरी का भी आक्रमण होगा। ये सब समय के साथ होगा, ठीक है। चलिए आइए पहला, अब देखिए इसी समय अरब का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था, दाहिर शासक था, उसके वहाँ पे किया था। अगला कौन आएगा, महमूद गजनवी, कब आएगा, फतेहगढ़ आक्रमण करेगा, 1000 से लेके 1030 तक करेगा। और अगला कौन आएगा, मोहम्मद गौरी, लगभग 1175 में पहला हमला करेगा और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की क्या कराएगा, स्थापना करेगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कन्नौज पे हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिदलीय संघर्ष हुआ। हर्ष का बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी थी। कन्नौज पर हर्ष के यशोवर्मन शासक किया उसकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर, ठीक ना। इसके बाद त्रिपक्षीय युद्ध हो गया, पाल वंश में, गुज्जर प्रतिहार में और राष्ट्रकूट में। ध्यान रखिएगा, कन्नौज पर कब्जा के लिए जो है ना, पाल वंश से पहले धर्मपाल लड़ा, फिर जो है राष्ट्रकूट से ध्रुव आया और गुज्जर प्रतिहार से कौन आया, वत्सराज। ये जो पहले लोग लड़ा, ठीक ना, किस लिए, ताकि कन्नौज पर कब्जा किया जा सके। इसको त्रिपक्षीय तल भी युद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अब देखिए आ गया 750। अब देखिए 750 से लेके 1160 तक हम पढ़ेंगे पाल वंश, जो कि पूर्वी भारत में, मतलब कि बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका क्या था, शासन था। याद कीजिए, गौर शशांक जो मृत्यु के बाद बंगाल में पाल वंश आया और वर्तमान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तक इसका शासन था। पहले संस्थापक गोपाल था, इसने अदंतपुरी बिहार शरीफ में क्या बनाया है, विश्वविद्यालय बनाया है। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है। धर्मपाल था अगला, ये त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने वाला पहला पाल वंश था। इसने विक्रमशिला और सोम विहार महाविद्यालय क्या किया है, बनाया है। सोम विहार कहाँ है, बांग्लादेश में। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में, बिहार में। ध्यान रखिएगा। अगला अंतिम था गोविंद पाल, लगभग 1160 आते आते पाल वंश भी क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। अब पाल वंश के अवशेष पर एक सैन्य वंश बंगाल में आया। कौन सा वंश, सैन्य वंश आया। 1160 से लेकर 1250 तक रहा। इसकी राजधानी कहाँ था, लखनऊती था, ठीक है ना। पाल वंश को हराकर सैन्य वंश की क्या हुआ, स्थापना हुआ। सामंत सैन इसके संस्थापक थे और अंतिम थे लक्ष्मण सेन, और ये अंतिम हिंदू शासक कहे जाते हैं बंगाल के। इसके बाद तुर्क का आक्रमण होता है और दिल्ली सल्तनत इसको मिला लिया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब हम लोग उत्तर मध्यकाल आ गए, एकदम 1206 ईस्वी आ गए, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत की क्या होगी, स्थापना हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीडीपी हो, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, किसी के एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न तो आना ही आना है। आइए देखिए, पहला दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1556 तक दिल्ली सल्तनत था। इसमें 5 वंश आएंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला गुलाम वंश, संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए गुलाम वंश कब तक 1206 से लेकर 1990 तक, 84 साल तक गुलाम वंश रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। इसको लाल बख्श भी कहा था। चौहान खेलते खेलते क्या हो गया था, मर गया था। अगला कौन है, इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक था किसका, गुलाम वंश का था। खलीफा से परमिशन लिया, लाहौर से दिल्ली क्या लाया, राजधानी लाया। न्याय का घंटा के लिए कौन फेमस है, इल्तुतमिश। और तुर्क के चहलगानी का क्या किया था, स्थापना किया था। क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में, हमको नहीं पता, आप इसको जो है देख लीजिए।
अगला रजिया सुल्तान देखिए कब से कब तक रही, 4 साल तक रही। बहराम शाह अगला बना, पहली बार मंगोल आक्रमण इसी समय हुआ दिल्ली सल्तनत में। अगला देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका बलबन था, उसको उलुग खां भी बोलते थे, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। चहलगानी का क्या कर दिया था इसने, ख़त्म कर दिया था। जिले इलाही या सिजदा पाबोस अपने दरबार में क्या किया था, लाया था। और रक्त और लौह की नीति किसने लाया, बलबन ने। 66 पीटी में यही क्वेश्चन पूछा, लौह और रक्त की नीति किसने लाया। और अंतिम शासक था समुद्दीन कैमूर, अंतिम था। और जो है ना, हाँ ध्यान रखिएगा, बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन से लोग क्या करते थे, रहते थे। गुलाम वंश जब खत्म हुआ तो खिलजी वंश आया। देखिए खिलजी कब तक रहेगा, 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा, 30 साल तक रहेगा खिलजी वंश। और इसका था वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था, इसने किलोखरी अपनी क्या राजधानी बनाया था। अगला ये अलाउद्दीन खिलजी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1296 से लेकर 1316 तक 20 साल ये भी रहता है। गुजरात अभियान किया, मलिक कफूर को खरीदा था उसी अभियान में। दक्षिण भारत पर आक्रमण का पहला दिल्ली शासक था। द्वितीय सिकंदर की उपाधि लिया, इसने मूल नियंत्रण किया, नगद वेतन दिया, अस्थायी सैनिक रखा, घोड़ा दागा। और सर्वाधिक मूल मंगोल आक्रमण इसी के समय हुआ, किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और अंतिम कौन था, मुबारक खिलजी था, और ये पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अगला ये तुगलक वंश, तुगलक वंश देखिए कब से कब तक चल रहा है, डेट याद रखिए, ठीक ना। चलिए कब से, 1220 से लेके 1320 से लेकर 1398 तक, लगभग 78 साल तक तुगलक वंश रहा। जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक पहला था, इसने नहर बनाया था, पहला शासक नहर बनाया था। और डाक व्यवस्था भी क्या किया था, शुरू किया था। अगला ये मोहम्मद तुगलक एमबीटी 1325 से लेकर 51 तक 26 साल तक ये शासन किया। राजधानी कहाँ, देवगिरी, दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा चलाया था, आपको याद होगा, तांबे का। अमीर कोही कृषि विभाग खोला था। और सर्वाधिक पढ़ा लिखा ये क्या था, शासक था। और इसी के दरबार में कौन आया था, इब्न बतूता। क्या आया था, इब्न बतूता। तुगलक वंश का नेक्स्ट शासन है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर कब तक, 88 तक। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। जजिया कर पहली बार इसी ने लगाया था। सर्वाधिक दास भी इसी के यहाँ था। और कुछ कुछ विभाग खोलता है, दीवाने बंदगान, दास के लिए रोजगार का कार्यालय इसी ने खोला था। दीवाने खैरात भी इसी ने खोला था। फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला आएगा फैयद वंश, खिलज खां इसका क्या था, स्थापना किया था, ये 37 साल तक रहा था। अगला आएगा लोधी वंश, ये देखिए 1451 से लेकर 1526 तक, और 25 साल तक लोधी वंश रहेगा। पहला शासक कौन है, बहलोल लोधी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना बहलोल लोधी ने ही किया था। सिकंदर लोधी देखिए कब से कब तक रहा है, आगरा का निर्माण इसी ने किया था। और आपका गुलरुखी नाम से कविता जो है सिकंदर ही क्या करता था, सिकंदर लोधी ही क्या करता था, लिखता था। और अंतिम देखिए इब्राहिम लोधी है। लाहौर को राज्यपाल दौलत खां लोधी ने बाबर को बुलाया था। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला लड़ाई बाबर जीता। 1518 में घोटली की लड़ाई मेवाड़ राणा सांगा से होता है। मतलब सिंपल से यही ध्यान रखिएगा, आपका इब्राहिम लोधी जो है ना 1526 आते आते ख़त्म हो गया। और यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आएगा कौन, मुग़ल साम्राज्य आएगा। अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा टाइम लाइन की नोट में देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 राज्य का उदय हुआ। देखिए लिंक जोड़ना है, बहमनी और विजयनगर। बहमनी साम्राज्य देखिए 1374 से लेकर 1526 तक रहा। हसन गंगू इसका संस्थापक था। फिर बाद में बहमनी राज 5 भाग में बट गया था। बीजापुर आदिल शाह ने, ठीक ना, अहमदनगर निजाम शाही ने कराया था, बरार इमाद शाही ने, गोलकुंडा कुतुब शाही ने, और बीदर बरिद शाही ने। और यही सब बाद में मिल के जो है विजयनगर क्या करेगा, ख़त्म करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब आइए विजयनगर। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम, यूपीएससी बीपीएससी किसी एग्जाम के लिए। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1672 तक, ठीक ना। राजधानी हम्पी, वर्तमान के कर्नाटक में, किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के किनारे। देखिए विजयनगर साम्राज्य है। बहमनी और विजयनगर में कई बार युद्ध हुआ था उस समय। प्रमुख वंश संगम वंश पहला, सालुब, तुलुब और अरविंदु। क्रम लगाने पूछ देगा। और सबसे फेमस राजा कौन था, कृष्णदेव राय। किस वंश से संबंधित था, ये आपका था तुलुब वंश से संबंधित था। इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहता था, क्वेश्चन पूछ चुका था। और इसी अष्टदिग्गज में एक था तेनाली राम, ठीक ना। हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया था किसने, कृष्णदेव राय ने। बाबर का समकालीन था। देखिए बाबर 1526 में इंडिया आया था। उस समय विजयनगर का शासक कौन था, आपका था कृष्णदेव राय। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, हम लोग को ध्यान नहीं जाता है। बाबर अपनी किताब में मात्र एक राजा कृष्णदेव राय का क्या करता है, भारत के राजा का वर्णन करता है अपनी किताब, उसमें बाबर नामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। आइए
23 जनवरी 1565 को राक्षसी तंगरी या काली तालीकोटा की या बनहट्टी की युद्ध में विजयनगर को किसने हराया? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने मिलकर क्या कर दिया था? हरा दिया था। इसी अवशेष पर बाद में मैसूर राज हैदर अली की स्थापना होता है, जिसे अंग्रेज ने 1799 में क्या कर लिया था? अपने में मिला लिया था। देखिए लिंक को कैसे जोड़ा जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग इतिहास बन सकता है, लेकिन बस पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब आइए मुग़ल काल 1526 से लेके 1857 तक, ठीक ना। मुग़ल काल में पिता तैमूर वंश के थे, माता चंगेज़ खां की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, पहला शासक बाबर 1526 से लेकर 30 तक, 4 साल तक। पानीपत का युद्ध किया अप्रैल 1526 में, लोधी को हराया। खानवा युद्ध किया मार्च 1527 में, राणा सांगा को हराया और यहीं पर जिहाद का दिया था नारा, ठीक ना। चंदेरी जनवरी 1528 में मेदिनी राय को हराया और घाघरा के युद्ध में मई 1529 में अफगान को क्या किया था? हराया था। ये क्रम याद रख सकते हैं। और बाबर को काबुल में क्या किया गया था? दफनाया गया था। नेक्स्ट चलिए, हुमायूं का बेटा 1530 से लेकर 40 तक रहता है, फिर एक बार आप बनता है 1526 में, 2 बार राजा बना है, ठीक ना। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में, शेरशाह जीता। और अंतिम था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, शेरशाह जीता और इसी के तहत दिल्ली पर जो है ना ये शेरशाह का कहा हुआ कब्जा हो गया और हुमायूं भागकर कहाँ चला गया? ईरान चला गया। उसके बाद 1540 से लेकर 1555 तक जो है दिल्ली पर जो है शेरशाह क्या रहा? शासक बना। और दूसरा अफगान था, पहला था बहलोल लोदी, ध्यान रखिएगा। 1556 में हुमायूं मर गया और दीन पनाह की बिल्डिंग में क्या हो गया था? निपट गया था। चलिए नेक्स्ट चलिए, अगला आइए अकबर। अकबर कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 तक। कितने साल शासक रहा? 49 साल तक। अकबर बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है बीपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1556 में, किसको? हेमू को हराया। अगला हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ, किसको हराया? महाराणा प्रताप को हराया। अब्दुल समद, दसवंत, बसावन इसके दरबार में क्या थे? चित्रकार थे। बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा एक बार 64 या 5 में कि दसवंत और बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? अकबर के दरबार के चित्रकार थे। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था? आगमन। बीपीएससी ये भी पूछ चुका है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय कौन इंडिया का राजा था? अकबर था। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, देखिए यही राजा रहेगा ना भाई, क्योंकि 1605 तक रहा ना। ये सब देखिए छुपा रस्तम क्वेश्चन है। और अकबर को कहाँ दफनाया गया है? सिकंदराबाद में, जो कि आगरा में है। आइए अगला है जहांगीर। 1605 से लेके 1627 तक 22 साल तक शासक रहा। अर्जुन देव को भी फांसी दिया था। चित्रकार का स्वर्गयुग कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ चुका है। हॉकिंग्स आया, टॉमस रो आया, विलियम फिंच आया, एडवर्ड टेरी इसके दरबार में आया। कौन? अंग्रेज बन लोग आया, यूरोपीय यात्री आया। अगला शाहजहाँ, समय काल देखिए 30 साल रहता है। स्थापत्य काल का स्वर्णयुग था। इसमें चित्रकला का था, इसमें स्थापत्य, क्योंकि इसी समय लाल किला, जामा मस्जिद सब बनता है। और वर्नियर यात्री आया, फ्रांस का था, ठीक ना। और औरंगजेब देखिए कब खत्म? औरंगजेब कब तक रहा? लगभग 1707 तक औरंगजेब रहा। और ये मुग़ल का अंतिम सबसे फेमस क्या था? राजा था। उसके बाद तो और भी था, लेकिन ये सब 6 जो है ना मुग़ल के काफ़ी शक्तिशाली क्या थे? राजा थे। आगे देखिए, इसी समय देखिए क्रम देखिए, मराठा साम्राज्य आपका कब? 1627 से लेके 1680 तक जो है ना मराठा साम्राज्य रहेगा। और शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि किया था, किसके साथ? जय सिंह के साथ। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब के बाद कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। ध्यान रखिएगा, मुग़ल का क्या बना? राजा। देखिए डेट याद रखिएगा कब से कब तक थोड़ा बहुत। जहादार शाह, फर्रुख शेर और देखिए 10वां मुहम्मद शाह था। कब से कब तक? 1719 से लेकर 1748 तक, 29 साल तक रहा। और इसी के शासनकाल में अनेक नए स्वतंत्र राज हो गए, बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में, ये पूछ सकता है। और नादिर शाह इसी समय दिल्ली पर हमला किया था, कब? 1749 में। और कोहिनूर हीरा आपने ये लिख ला गया था। फिर शाह आलम के द्वितीय में बक्सर का युद्ध हुआ। अकबर द्वितीय आया, अंग्रेजों के संरक्षण से बने वाला पहला ये मुग़ल बादशाह था, ध्यान रखिएगा। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि इसी अकबर द्वितीय ने क्या किया था? दिया था। और अंतिम है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक ना। और ये आदमी जो है इसी समय क्या होगा? 57 की क्रांति होगा। अंतिम शासक था। और रंगून भेज दिया, कहाँ? रंगून, म्यांमार भेज दिया था युद्ध विद्रोह के बाद। और 1862 में इसकी क्या हो गई? वहीं मृत्यु हो गई थी, म्यांमार या रंगून में, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपका 1857 आते आते आपका पूरा का मुग़ल साम्राज्य क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आइए नोट, मुग़ल साम्राज्य का शासनकाल
331 साल तक चला लगभग, ठीक ना। अकबर औरंगजेब 49 साल तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत 320 साल तक चला, ठीक ना। एफएसटी ने 37 साल तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे क्या था, ज़्यादा था। और कुछ आप इसमें डेटा निकाल सकते हैं इस वीडियो को देख कर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। अंग्रेज ने बंगाल के इलाके को जीता। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसने पूरे इस इलाके को जीत लिया। ऐसे करके वो फिर 1799 तक मैसूर को जीत लिया। आगे आते आते 1820 के आसपास मराठा को, पंजाब को जीत लेता है। और 1857 आते आते पूरे इंडिया पर अंग्रेज का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। आगे आइए 1857 के बाद कहानी क्रम क्या क्या आगे बढ़ता है, आते हैं आपको लेकर कहाँ तक, इंडिया के आज़ादी तक। आइए देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। पहली बात 1856 में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। पूछा है बीपीएससी कई बार, कई एग्जाम में पूछ चुका है, कोई भी एग्जाम में पूछेगा। अगला आइए 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ। कहाँ, लंदन में। किसने किया था, दादा भाई नेहरू ने। 1872 में देखिए क्या हो रहा है, प्रथम जनगणना हुआ था इंडिया में। कौन था उस समय, लॉर्ड मोयो यहाँ का क्या था, गवर्नर जनरल था। 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें देसी भाषाओं के अखबार को छपने से मना कर दिया गया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। 1906 में क्या बनेगा, मुस्लिम लीग बनेगा। 1907 में क्या होगा, सूरत का क्या होगा, कांग्रेस का विभाजन होगा। 1911 में क्या होगा, बंगाल का विभाजन रद्द होगा और राजधानी कहाँ आएगा, कलकत्ता से दिल्ली। 1913 में देखिए क्या होगा, गदर आंदोलन होगा। 1915 में क्या होगा, गांधी जी का आगमन होगा। और गांधी जी जब आएंगे तो इनको केफरे हिंद की उपाधि दिया जाएगा और ये सत्याग्रह आश्रम क्या करेंगे, इसी साल खोलेंगे। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू होता है। 17 में चंपारण मूवमेंट कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं। 17 में देखिए फेडरल आयोग शिक्षा पर आया था। 1919 में क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया था। देखिए ये आपको पूछेगा क्रम फंसाने एग्जाम में, कन्फर्म यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अगला देखिए 13 अप्रैल को क्या हुआ, जालियांवाला हत्याकांड हो गया। 1 अगस्त 1920 को क्या हो गया, और सहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हो गया। और सहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से क्या हो गया, शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हो, सितंबर 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और यहाँ असहयोग पास किया गया और यहीं से असहयोग वास्तविक रूप से क्या हो गया, आपका शुरू हो गया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया, कहाँ, इंडिया आया। फरवरी 1922 में चोरी चोरी हत्याकांड हुआ और सितंबर 1922 मतलब 1 जनवरी 1923 को जो है ना स्वराज पार्टी क्या हुआ था, बना था। कौन बनाया था, आपके मोतीलाल नेहरू और CR दास या चितरंजन दास ने, ठीक ना। अब देखिए क्या 1924 में बेलगांव हुआ सम्मेलन, इसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ। 13 फरवरी 1928 को क्या हुआ, साइमन कमीशन इंडिया आया था, ठीक ना। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु। क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहाँ इनकी लाठी से हत्या हो गई थी। किसने लाठी चलवाया था, सैंडर्स ने। और देखिए 17 सितंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दिया, किसने, भगत सिंह और इनके साथियों ने मिलकर। दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ किसका अधिवेशन, कांग्रेस का। पूर्ण स्वतंत्रता का क्या किया गया था, मांग किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया, किसने, कांग्रेस ने, पूरे देश के लेवल पर पूछेगा एग्जाम में। अगला देखिए 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा की यात्रा क्या हुआ, गांधी ने शुरू किया। और उसके बाद देखिए जो है ना 12 नवंबर 1930 को प्रथम क्या हुआ था, गोलमेज मीटिंग हुआ था, जिसमें गांधी या कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला ये 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन क्या होता है, समझौता होता है। तब उस समय सविनय अवज्ञा चल रहा होता है। तो इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा खत्म हो गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। उसके पहले देखिए घटना क्या घटा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु को क्या दिया गया, सुखदेव को फांसी दिया गया। 1931 को क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने क्या लिया, भाग लिया। क्वेश्चन पूछ चुका कई एग्जाम में, पहला गोलमेज कब हुआ, 1930 में, दूसरा 31 में, ध्यान रखिएगा। आप देखिए इसी समय 29 मार्च 1931 को कराची सेशन हुआ, किसका, कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें पहली बार कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट की बात किया था और आर्थिक नियोजन की भी क्या किया था, बात किया था। 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा दोबारा शुरू होगा, लेकिन 16 अगस्त 1932 को आपको पता है कि
सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, जिसमें कि SC ST और भी कई लोगों को आरक्षण दे दिया गया था, जिसमें गांधी जी काफ़ी क्या थे, नाखुश थे। उसका देखिए 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर के बीच में हुआ पूना समझौता। देखिए कितना नज़दीक है, यही से कोई पूछ देगा आपसे, पता नहीं चलेगा क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। मई 1933 में सविनय अवज्ञा ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने क्या शुरू किया, हरिजन यात्रा। कहाँ से, वर्धा महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा गांधी जी का दूसरा कहाँ था आश्रम, वर्धा में था। 1935 में क्या आया, भारत शासन अधिनियम आया। 1937 में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 राज्यों में अपनी सरकार क्या की थी, बनाई थी। 1938 में क्या हुआ, हरिपुरा अधिवेशन हुआ। 1 सितंबर 1949 को क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। 1939 में क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए इसमें आपका, हाँ यहाँ पे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। लिनलिथगो उस समय क्या था, वायसराय था, ताकि हम लोग को सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल किया जा सके। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा ये बात को। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, मार्च 1942 में क्या आया था, कृष्ण मिशन आया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। 14 जून 1945 को बेबल योजना आया था और शिमला में मीटिंग हुआ था। और 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन, जिसने संविधान प्रक्रिया पर क्या किया था, शुरुआत का मुहर लगाया था। अगला ये 1946 को, कौन सा, 1946 को देखिए क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक ना। यहाँ तो गलती हो गया, 299 सीट संविधान सभा में था ओवरऑल यहाँ मिला के, जब मुस्लिम लीग अलग हो गया था या पाकिस्तान जब अलग हो गया था तब। ठीक ना। आ गया ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पूछेगा डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया, 16 अगस्त 1946 को। 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल शपथ लिया था, किसने, जवाहरलाल नेहरू और हमारे कई लोगों ने। ठीक ना। 26 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ मंत्रिमंडल में। आगे देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, याद रखिएगा। वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद सिन्हा थे। और 22 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। इसके बाद देश में दंगा भी शुरू हो गया, मुस्लिम हिंदू झगड़ा भी हो गया। ठीक ना। ध्यान रखिएगा। 3 जून 1947 को विभाजन का घोषणा हुआ और आया कहाँ पेश हुआ, ब्रिटिश संसद में। और इंडिया 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आज़ाद हो गया। ठीक है। आ गया ये। अब देखते हैं आज़ादी के बाद मेन क्या क्या घटना घट रहा है, मैं पूरा आज तक को बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, आज तक का इतिहास का। नेक्स्ट चलिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हो गई, हत्या हो गई। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। बंद तो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ मार्च में, और इसी समय योजना आयोग भी क्या हुआ था, मार्च 1950 में बना था। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होता था, ध्यान रखिएगा। 489 उस समय जो है ना लोकसभा सीट था। 364 पर कांग्रेस जीता। CPI दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, 16 सीट जीता। और निर्दलीय 37 सीट जीता था, ध्यान रखिएगा। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ। नवंबर 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था। उसने सिफारिश दिया, इंडिया में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या किए गए, बनाए गए। 1954 में पंचशील हुआ समझौता, किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। क्वेश्चन पूछ चुका है दरोगा, UPSC BPSC सब में। 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत क्या हुआ था, हार गया था। नेक्स्ट 1964 में एक बड़ी घटना, नेहरू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1965 में क्या हुआ, भारत पाक क्या हुआ, युद्ध हुआ। 1966 में ताशकंद हुआ क्या, समझौता। शास्त्री जी और अयूब खां, पाकिस्तान का था ये, ठीक ना। और शास्त्री जी की मृत्यु वहीं ताशकंद में हो जाती है। उसके बाद देश के PM कौन बनी, इंदिरा गांधी। 1969 में क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितना बैंकों को, 14 बैंक, निजी बैंक को इंदिरा गांधी ने सरकारी बैंक क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। 1970 में देखिए क्या हुआ, दूध क्रांति हुआ। लेकिन 1966 में हरित क्रांति आया था। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश भी क्या हुआ था, आपका आज़ाद हुआ था। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट घटनाक्रम क्या हो रहा है। 3 जुलाई 1972 को हुआ शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में। PM कौन थे, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट आइए 1973 में क्या हुआ, चिपको मूवमेंट, कहाँ, उत्तराखंड में।
1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु टेस्टिंग हुआ 18 मई को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 25/1975 को जयप्रकाश नारायण आंदोलन तथा आपातकाल की क्या हो गई थी घोषणा। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उसके बाद देश में इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का यूज करते हुए 52 का यूज करते हुए देश में आपातकाल की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन पूछ सकता है। 1975 में प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को। ध्यान रखिएगा। 1977 आपातकाल खत्म हुआ। आपातकाल लगभग 18 या 20 महीने रहा था। आप एक बार देख लीजिएगा डेटा, ठीक ना। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है आपातकाल कितना दिन रहा? 18 महीने रहा, ठीक ना। मार्च 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ और जितनी भी विपक्षी पार्टी थी उसने मिलकर जनता पार्टी सरकार बनाई थी और पहली बार देश में गैर कांग्रेस की क्या बनी? केंद्र में सरकार बनी 1977 के लोकसभा चुनाव में। और मोरारजी देसाई पहले पीएम बने। मोरारजी देसाई 18 महीने पीएम रहे। उसके बाद फिर से बने कौन? चौधरी चरण सिंह पीएम बने। ये मात्र 4 महीने रहे और 22 महीने तक जनता पार्टी की सरकार रही। फिर से देश में क्या हो गया? चुनाव हो गया। कब? 1980 में जनवरी महीने में। और पुनः इंदिरा गांधी क्या हो गई? चुनाव जीत गई। 1978 में मंडल आयोग का गठन किया था किसने? मोरारजी देसाई जब पीएम थे। और दूसरा पिछड़ा आयोग था ये। पहले कौन थे? केलकर थे प्रथम पिछड़ा आयोग। और ये दूसरे कौन थे? मंडल, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार के मधेपुरा जिला के ये सांसद थे। बाद में बिहार के ये सीएम भी बने थे। उनको ही कहा गया था कि जितने भी देश में पिछड़ी जाती हैं उसका आप डेटा जमा करो। और ये किसने कहा था? मोरारजी देसाई ने। लेकिन इनके सिफारिश को लागू करवाया था किसने? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो पीएम 1990 में थे। ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए। और ये जो रिपोर्ट जो है अपना जो ये जो मंडल आयोग ने दिया था 1980 में। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 1983 में ही जो इंडिया क्या करता है? प्रथम वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतता है। कपिल देव क्या थे? उस समय कप्तान थे क्रिकेट टीम के। 1984 में देखिए राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे रशिया के सहयोग से। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या हुई? हत्या हुई और राजीव गांधी देश के क्या बने? पीएम बने। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस क्या हुआ? त्रासदी हुआ। ध्यान रखिएगा। और यूनियन कार्बाइड ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा। 1982 में एक शाहबानो मामला हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक मुस्लिम महिला थी शाहबानो। उसके पति ने 3 बार तलाक 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 बोल के उसको तलाक दे दिया था। लेकिन शाहबानो तलाक नहीं चाहती थी। और तलाक देने के बाद मुस्लिम समाज में ये नियम था कि कोई भी पति जो है ना अपने पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देगा। लेकिन शाहबानो जो है गुजारा भत्ता पाने के लिए कहाँ पहुँच गई? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें कहा था कि शाहबानो को उसका पति गुजारा भत्ता देगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो देश के मुस्लिम भाई नाराज़ हो गए। उनको लगा कि नहीं, हमारे मुस्लिम समाज में नियम है कि पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। तब राजीव गांधी ने इस निर्णय को पलटने के लिए अलग से संविधान संशोधन ही किया था। ये शाहबानो केस 1982 में आया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए 1986 में बोफर्स घोटाला हुआ था। वे राजीव गांधी इसमें देश के क्या थे? पीएम थे। और इंडिया बोफर्स कहाँ से खरीदा था? स्वीडन से खरीदा था। ध्यान रखिए। विमान था, वीआईपी विमान था, ठीक ना। 1990 में मंडल आयोग सिफारिश को लागू किया किसने? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। ध्यान रखिएगा। मंडल आयोग या बीपी मंडल की स्थापना समिति कब बना था? ये 1978 में। किसने बनाया था? मोरारजी देसाई। लेकिन इसके सिफारिश को लागू किसने किया? बीपी सिंह ने। 21 मई 1990 को राजीव गांधी की क्या हो गई? हत्या। कहाँ? तमिलनाडु में। और 1991 में नई आर्थिक नीति की क्या हुई? घोषणा हुई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराया गया था, जिसमें आज जहाँ पे अयोध्या मंदिर क्या हो रहा है? बन रहा है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के क्या बने? पीएम बने। मई 1988 में पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था। इसको कहा गया ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है। मई 1998 को देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। 19 फरवरी 1999 को दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में ही, ठीक ना। इसलिए हाँ, आगे चलिए। तो एक में देखिए क्या हुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन लाया था? ये लाए थे अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब क्या? इंडिया के 4 शहरों को, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई को जोड़ना, मतलब चतुर्भुज बनाना, ठीक ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाया था 2001 में। ध्यान रखिए। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। 2002 में गुजरात दंगा हुआ था। 2004 में देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और हमारे देश के पीएम कौन बने? मनमोहन सिंह बने। और इनके बनने के बाद 2005 में आया सूचना का क्या अधिकार आया। और 2 अक्टूबर 1905 को मनरेगा कार्यक्रम लाया। क्या रहा? फिर मनरेगा का नाम उसमें नरेगा था, लेकिन बाद में 2 साल बाद उनका नाम हो गया मनरेगा। क्या नाम हो गया? मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। चलिए ध्यान रखिएगा।
अब देखिए 2008 में क्या हुआ, पहली बार इंडिया ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा, इसरो ने, ठीक ना, अक्टूबर 2008 में। नवंबर 2008 में क्या हुआ, बम्बई पर हमला हुआ था। 2009 में क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार आया था, हालांकि लागू 2010 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 2009 में ही पुनः देश के पीएम कौन बने, मनमोहन सिंह बने, देश में चुनाव हुआ था। 2013 में क्या हुआ, राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, जिसमें कि महिला गरीबों को जो है ना फ्री में अनाज दिया जाता है, अभी भी अधिनियम लागू है, ठीक ना। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का टेस्टिंग हुआ, पहली बार मंगलयान छोड़ा था क्या, इसरो ने। 2004 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना नए राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और 2014 में आपको पता है कि मई में फिर से देश में, फिर से बोल रहा हूँ, पीएम मोदी बने थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा का प्रचंड बहुमत, मतलब 300 कितना 82 सीट जो इसको जो है ना लोकसभा में भाजपा को क्या हुआ था, आया था, जो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था। और एनडीए की सरकार क्या हुई थी, बनी थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था, पता है आप लोग को। 1 जुलाई 2007 को जीएसटी लागू किया गया था। 22 जुलाई 22 को 2019 में चंद्रयान 2 को टेस्टिंग किया गया था, जो कि उतना सफल नहीं रहा था। और 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 कहाँ हटाया गया, जम्मू कश्मीर से हटाया गया। उसके बाद आपको घटनाक्रम मैक्सिमम पता ही होगा, देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद देश में अपना चल ही रहा है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्राचीन भारत से लेके क्या वर्तमान समय तक का इतिहास। इसको आप 1 बार 2 बार, 1 घंटे का वीडियो है, इसको देखिएगा। और इससे लगभग आपको लगभग किसी भी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डायरेक्ट लिया जाएगा। नहीं भी आएगा तो इस वीडियो के यूज से आप किसी और क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। और मेरा ये अनुभव कहता है कि इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मैं हर एक सब्जेक्ट का वीडियो टॉपिक वाइज बनाऊंगा, पेशेंस रखिए, समय जैसे मिलेगा आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। आप जितना मैं वीडियो बना देता हूं उसको एक बार देख लीजिए या उसका नोट बना लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।